नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है निशान सक्सेना। मैं सुनाता हूँ कहानियाँ। आइए सुनते हैं आज की कहानी एक थैला सीमेंट। लेखक हैं याशिकी हायामा और आवाज़ है निशान सक्सेना की। कहानी शुरू होने से पहले बता दें कि ये एक जैपनीज़ कहानी है। योशिजो सीमेंट के थैले खाली कर रहा था। अपने शरीर के अधिकतर अंगों को वो किसी तरह से सीमेंट की धूल से बचाए हुए था, लेकिन उसके केशों और मूछों पर एक मोटी पपड़ी जम गई थी। वो अपनी नाक साफ करके सीमेंट की उस पपड़ी को निकालने के लिए अकुल था, जिसके कारण नासापुटों के भीतर बाल सलाख से कड़े हो गए थे। लेकिन सीमेंट घोलने का यंत्र हर मिनट में 10 खेप तैयार करके फेंक रहा था, और उसे बढ़ते रहने में ढील की कोई गुंजाइश न थी। योशिजो का काम दिन भर में 11 घंटे का था। इसके दौरान उसे एक बार भी ढंग से नाक साफ करने का भी अवसर न मिलता। जब थोड़ी देर की दोपहर की छुट्टी में उसे भूख लग रही होती तो वो जल्दी जल्दी किसी तरह कौर निकलता। उसे आशा थी कि तीसरे पहर के कुछ देर में विश्राम में उसे अवसर मिलेगा। लेकिन जब उसका समय आया तो उसने पाया कि बीच सीमेंट घोलने के यंत्र को खोलना है। तीसरे पहर तक उसे लगने लगा कि उसकी समूची नाक सीमेंट घोलने के यंत्र को खोलना है। तीसरे पहर तक उसे लगने लगा कि उसकी समूची नाक एक सीमेंट बन गई है। दिन किसी तरह पूरा हो रहा था। थकान से उसकी बाहें शिथिल हो चुकी थीं, और थैले ढोने के लिए उसे अपना पूरा दम लगाना था। एकाएक थैला उठाते समय उसने देखा कि सीमेंट में एक छोटा सा लकड़ी का डब्बा है। उसका कुतूहल हुआ कि ये क्या हो सकता है, लेकिन कौतूहल को शांत करने के लिए काम की गति धीमी नहीं की जा सकती थी। हड़बड़ाकर उसने नपाई के चौकटों में सीमेंट भरा और उसे मिलाने के खांचे में डाल दिया। बेलचा उठाकर वो फिर सीमेंट ढोने लगा। मन ही मन उसने डब्बा उठाया और अपने लबादे को जेब में डाल लिया। अरे गोली मारो, वजन तो कुछ है नहीं, उसमें जो होगा सो होगा, पैसा तो ज्यादा ना होगा। इस तनिक भी देर से वो अपने काम में पिछड़ गया, और औश्र अब उसे दुगनी तेजी से सीमेंट ढोकर मशीन में डालना पड़ रहा था। स्वयं चलित यंत्र की तरह उसने एक और थैला खाली किया और नपाई के लिए नए खांचों में सीमेंट भरने लगा। अंत में मशीन की रफ्तार कुछ धीमी हुई और वो रुक गई। योशिजो के उस दिन की छुट्टी का समय आ गया। यंत्र से लगी हुई रबर की नली को उसने उठाया और मुंह हाथ धोने पर का हल्का सा उपक्रम किया। फिर उसने अपने नाश्ते का डब्बा गले में टांग लिया और अपनी कोठरी की ओर चल पड़ा। एक ही विचार उसके मन में आया कि पेट में कुछ भोजन पड़ना चाहिए, और उससे भी जरूरी कि तेज साके शराब का गिलास मिल जाना चाहिए। वो बिजली घर की इमारत के सामने से गुजरा। उसका निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका था और अब जल्दी ही उन्हें बिजली मिलने लगेगी। सुदूर क्षितिज पर सांझ के धुंधलिके में गहरा पर्वत शिखर की बर्फ चमक उठी। योहिशो के पसीने से लथपथ शरीर में सहसा एक कपकपी दौड़ गई थी, और वो ठंड से सिहर उठा। जिस रास्ते वो चल रहा था उसके किनारे किनारे किसी नदी के बह रही थी। दूधिया झाग के नीचे से घरघराहट उसकी तेज गति का संकेत दे रही थी। योशिजी ने सोचा, ऐसी की तैसी, हद है, उस औरत ने फिर बच्चा होने वाला है। उसका ध्यान कोठरी में कुलबुलाते 6 बच्चों के और जाड़ों का अंत होते और जन्म लेने वाले 7वें बच्चे की ओर अपनी घरवाली की ओर गया, जो धड़ाधड़ एक के बाद एक बच्चा जनती चली जा रही है। एक गहरी उदासी उस पर छा गई। वो मन ही मन बुदबुदाया, राज की एक येन 10 सेन मजदूरी मिलती है, जिसमें से भी पड़ी 50 सेन के हिसाब से 2 पड़ी चावल लेने होते हैं। फिर रहने सहने का खर्च रोज का 10 सेन का हो जाता है। एक 90 तो इसी में गया, अब शराब के लिए कुछ बचेगा कहाँ से। एकाएक उसे जेब में पड़े डब्बे की याद आई। डब्बा निकालकर उसने अपनी पतलून को पिछाड़ी पर रगड़कर उसका सीमेंट साफ किया।
डब्बे पर कुछ लिखा नहीं था, लेकिन वो बड़ी सावधानी से मुहरबंद किया गया था। भला ऐसे डिब्बे को कोई मुहरबंद क्यों करना चाहेगा? वो भी, जो भी हो, बुझावल का शौकीन जान पड़ता है। सड़क के किनारे के पत्थर पर पटकते हुए डिब पर भी डिब्बे का ढक्कन न खुला। गुस्से में योशिजो ने उसे सड़क पर डालकर एड़ियों से कुचलना शुरू कर दिया। अंत में डब्बा टूट गया। कपड़े के चीथड़े में लिपटा हुआ एक कागज देखकर योशिजो ने उठाया और पढ़ने लगा। मैं नुमुरा सीमेंट कंपनी में मजदूरी करती हूँ। मेरा काम सीमेंट के थैले सीना है। जिस नौजवान से मेरी सगाई हुई थी वो भी उसी कंपनी में काम करता था। उसका काम था पिसाई की मशीन में पत्थर झोंकना। 7 अक्टूबर की सुबह जब वो एक बड़ा ढोका मशीन में डालने की कोशिश कर रहा था, उसका पैर कीचड़ में फिसला और पत्थर के साथ ही वो मशीन में गिर गया। उसके साथियों ने भी खींचकर निकालने की कोशिश करी, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। डूबते आदमी की तरह वो पत्थर के साथ ही धंसता चला गया। पत्थरों के साथ ही उसका शरीर भी मशीन में पिस गया और दूसरी तरफ चूरा बहने लगा, बनकर बाहर फेंकने लगा। ये चूरा भी ढुलाई वाली पेटी के सहारे महीन पीसने वाली चक्की में पहुंच गया और उसके इस्पात के पाटों के नीचे डाल दिया गया। मुझे लगा पिसाई के दौरान वो मानो किसी मंत्र को पढ़ रहे हों। वहां से चूरा भट्टी में पहुंचा और पककर सीमेंट के रूप में तैयार हो गया। उसकी हड्डियां, उसका मांस, उसका मन सब पिसकर चूर हो गए थे। हाँ, मेरा पति थोड़ा सा सीमेंट भर बनकर रह गया था। बचा था सिर्फ उसकी पोशाक का एक चीथड़ा। आज दिन भर मैं थैले सीती रही हूँ और जिनमें उस खेप का सीमेंट भरा जाएगा। उसके सीमेंट बनने के दूसरे ही दिन मैं ये चिट्ठी लिख रही हूँ। इसे पूरा करके मैं इस खेप में एक थैले में डाल दूंगी। क्या तुम जो भी इसको देखोगे मजदूर हो? अगर तो मेहरबानी कहकर मुझे जवाब देना। इस थैले का सीमेंट कहाँ काम आ रहा है मैं जानना चाहती हूँ। कुल कितना सीमेंट उससे बना और सब का सब एक ही जगह काम आया या अलग अलग? क्या तुम पलस्तर करने वाले हो या राजमिस्त्री हो? मैं नहीं चाहती कि किसी थिएटर के गलियारे या किसी बड़े भवन की दीवार का हिस्सा बन जाए, क्योंकि ऐसा होना रोक तो मैं नहीं सकती हूँ। लेकिन अगर तुम मजदूर हो तो ये सीमेंट ऐसी जगह मत लगाना। लेकिन फिर सोचती हूँ इसमें क्या फर्क पड़ेगा? जहाँ चाहो सीमेंट लगा देना। जहाँ भी वो लगाया जाएगा लगन से अपना काम पूरा करेगा। वो था ही नेक और ईमानदार। जहाँ भी उसका भाग्य उसे लेके जाएगा वो अपने काम को पूरे मन से करेगा। उसका दिल बहुत नरम था, लेकिन साथ ही वो तगड़ा और साहसी भी था। अभी बिल्कुल जवान था। 25वां साल लगा ही था। मुझे तो ये जानने का भी अवसर नहीं मिला कि वो मुझसे कितना प्रेम करता है। और अब मैं उसके लिए कफन सी रही हूँ। कफन क्या, सीमेंट का थैला सी रही हूँ। दाह घर की जगह वो भट्टी में झोंका जाएगा। लेकिन उससे विदा लेने के लिए मैं उसकी कब्र तक कैसे पहुंचूंगी? क्योंकि मैं कैसे जान सकती हूँ कि तुम उसे कहाँ दफनाया जाएगा? पूरब या पश्चिम, दूर या पास? कहीं इसलिए मैं चाहती हूँ कि अगर तुम इस चिट्ठी का जवाब जरूर देना। तुम अगर मजदूर हो तो जवाब दोगे ना? और उसके बदले में उसकी पोशाक के टुकड़े का एक टुकड़ा तुम्हें देती हूँ। हाँ, यही टुकड़ा है जिसमें चिट्ठी लपेटी गई है। उसके पत्थर का चूरा, उसके शरीर का पसीना, सब इसी कपड़े में है जो पोशाक पहनकर वो मुझे सीने लगाता था। ओह, कितनी कड़ी होती थी उसकी कौली। उसका कुल ये टुकड़ा ही मेरे पास बचा है। मेरे लिए इतना कर दोगे ना? मैं जानती हूँ कि तुम्हारे ऊपर बहुत सारा बोझ डाल रही हूँ, लेकिन मेरी विनती है कि मुझे ये ज़रूर बता देना कि ये सीमेंट किस दिन काम आया और कैसी जगह लगाया गया। मेरा मेरी बातों को बहुत सावधानी से लेना। अपना ख्याल रखना। नमस्कार। बच्चों का हुड़दंग एक बार फिर योशिजो के आसपास घेर आया था। एक बार फिर उसने चिट्ठी में अनत में दिया हुआ नाम और पता पढ़ा। फिर एक ही घूंट में चाय का प्याला खाली कर गया, जिसमें उसने अभी अभी साके शराब भरी थी।
मैं तो नशे में धुत हो जाऊंगा। उसकी घरवाली ने कहा, तो आपके पास नशा करने की सहूलियत है, और बच्चों का क्या होगा? योशिजो ने घरवाली के बड़े हुए पेट की तरफ देखा और उसे 7वें बच्चे की बात याद हो आई। तो दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे एक जापानी कहानी, एक थैला सीमेंट। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आप हर रोज़ ऐसे ही विदेशी लेखकों की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। कल फिर मिलता हूँ नई कहानी के साथ में। शुक्रिया।